चलें जी, वर्किंग नंबर 10 करें। अब ये सिंपल सी एडजस्टमेंट है S2P वाली, आप देख के आओ, उन्हीं को जल्दी अपलोड करें। सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4। एंट्री बोलें, किधर है घर आपका? 410, तो जाके नहीं रहे। SRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। क्या कह रहे, सही बात है। कोई घर वालों में से अच्छा, इसलिए जा नहीं रहे। SRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट जी। अमाउंट तारा कैमरा मैन ही नहीं है। अच्छा, कार्ड देने गया हुआ है। तो SRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, कोई नहीं ऑनलाइन बोलो, अब ये एडजस्टमेंट भी देख के करनी है, हाथ धोती है, छोड़ो परे, करें सारे SRE में जाके। SRE डेबिट, स्टॉक करंट एसेट्स में से माइनस करें, कितना? 4। आगे आ जाएं जी, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, वर्किंग 6 ने के एंगल से ये डिस्कशन हो गई है। अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया तो शो करें, तो शो इन वर्किंग 6। अब इस एडजस्टमेंट को डिस्कस करें बैलेंस शीट के एंगल से। सो इट इज लाइक क्वेश्चन 12 का ई। उधर 1 2 3 4 5 था या ABCD था? तो लिखें पेड की एंट्री बैलेंस शीट के एंगल से इग्नोर करेंगे, क्योंकि सब सही हो गया हुआ। पेड की एंट्री बैलेंस शीट के एंगल से इग्नोर करेंगे, जो क्वेश्चन 12 के ई में सीखा था। कैमरा ले जाओ उधर जी, देख लें भाई। SRE के अंदर 4 डेबिट हुआ हुआ है, स्टॉक के अंदर 4 क्रेडिट हुआ हुआ है। ले आओ वापस। अच्छा, वैसे अगर किसी का दिल चाह रहा है ना रिवीजन को, तो लेट्स रिवाइज टुडे। वर्किंग नंबर ना कर हमारे साथ ना कर ऐसा। जानवर को ज़िबा करते हैं, वो भी ऊपर नीचे होना शुरू कर देता है। ओके, क्योंकि आप जैसे मजबूत बंदे ने लतें नहीं पकड़ी होती। अच्छा, वर्किंग नंबर 11 जी। P की किताबों में, S की किताबों से हम शुरू करते होते हैं। डिविडेंड डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री ऑलरेडी पास्ट। डिविडेंड अभी निकाला हुआ है हमने वर्किंग 6 में, बताएं कितने? शेयर कैपिटल पे परसेंटेज निकाल लगा के डिविडेंड निकाला हुआ है 150। बोले एस ने ये पे किया तो एंट्री कर ली, और पी ने भी ऑलरेडी पास्ट। बोले क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट, और इसको कहां डाला होगा?
सीआरई में कितना? 150 का 60% कितना हो गया? 90। और कैंसलेशन नो नीड, वाई? क्योंकि पेएबल रिसीवेबल नहीं है। अच्छा लिखा करें, ये जरा लिख लिया करें, थोड़ा सा जरा आपका जहन बने कि पेएबल रिसीवेबल वाली, ये पेड वाली एंट्रीज को क्यों हम स्किप करते हैं। असल में सुने बात, एक मिनट, उसने ना बिल्कुल साल के शुरू में, अभी सितंबर आया था, एक मिनट, उसने साल के शुरू में डिविडेंड बांट दिया। उन्होंने कहा डिविडेंड ऐलान करता हूं, लोग भागे भागे आए, डिविडेंड लेके चले गए। तो इसने पे कर दिया और इसने तो फिर रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, और पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है, तो कैंसिलेशन की एंट्री होनी नहीं। सो इस सारी के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचे थे? बोले ना, किस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये एंट्री हो, बस छोड़ने पर है, ये एंट्री हो चुकी है और ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब डू नथिंग। क्वेश्चन 12 के ई का सिनेरियो बना है। चलें जी, टोटल्स कर दें। कराएं जी। 895 एनसीए निकालें जी प्रोपोर्शनेट बेस पर। 895 इंटू, सही है बस, 895 इंटू 40%, 350। ठहर जो डबल एंट्री तो पूरी कर लेने दो, बहुत छेती वेलने च बांह फंसी है। ये जरा पूछ के आइएगा किसी से, मतलब क्या होता है वेलने च बांह फंसी है, काली अगे टोए, हेस्ट मेक्स वेस्ट। एक एक मुहावरे के इतने वर्जन बनाए हुए हैं। अच्छा जी, अदर इनकम बताएं। 347, इधर नहीं आ रही, इधर पॉजिटिव आती है, इसको हमने लेके जाना है आज अदर इनकम में, बैलेंसिंग 347, और फिलहाल इसको ले जाएं सीआरई में। जी 347, जी सीआरई और एनसीआई में पॉइंट्स में रहने दें। चलें ठीक है, 7.5.1। अच्छा वैसे अगर कभी इधर लॉस आ गया तो परेशान ना होइएगा, फिर वो लॉस इधर आ जाएगा, यानी ये वाली फिगर्स इधर आ जाएंगी। जब ये वाली फिगर्स इधर आएंगे तो फूक मारेंगे तो इधर नहीं आएंगी, ये नुकसान इधर आएगा फिर। 7.7 और 5.1 जी, 7.5.1 जी, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लगेगा ना, 7 और 9 आ रहे, 11 51.8। वन टू 7 8.9 वॉल्यूम जी।
चलें जी, P&L खोलें और इसमें पोस्टिंग शुरू करें। तर 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 सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, अदर इनकम और एडमिन एक्सपेंसेस। और इसे याद से ले जाइएगा 180 को वर्किंग 5 में। जी, सेल 500 प्लस 300, कॉस्ट ऑफ सेल 240 प्लस अदर इनकम प्लस 0। हाँ जी, 40 प्लस 20, पीबीटी यही पैट। वो ले जाए उधर एस प्रॉफिट, लेकिन इसको अंदर लिखिएगा। एसआरई में एसआरई ले जाओ और एस प्रॉफिट में एस प्रॉफिट ले जाओ। अब यहीं से छुरी चलाना शुरू करें। मल्टीप्लाइड बाय 11/12। सारी एडजस्टमेंट करके अगर आप 11/12 करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन जो थोड़ी देर पहले हमने ऑलरेडी 11/12 कर ली है, 11/12 का 11/12 हो जाएगा। और हर एडजस्टमेंट इस काबिल नहीं होती कि 11/12 करें। जैसे डेप्शन की एडजस्टमेंट 9/12 थी, तो एडजस्टमेंट्स को अलग करके आते हैं। ये वाली फिगर्स जो अनएडजस्टेड है इनको अलग 11/12 करना है जी। और फिर एडजस्टमेंट्स में अलग अलग कैसे करेंगे कि पी की कौन सी है और एस की कौन सी है। ये तो सिर्फ एस के प्रॉफिट्स के साथ करना होता है। इंटू 11/12 और इधर भी लिख दें इंटू 11/12। अब एडजस्टमेंट्स करना शुरू करें। एक चीज जो भूल जानी होती है वो पहले लिख लिया करें, नेगेटिव गुडविल अदर इनकम में। ये अक्सर भूल जाती है क्योंकि ये एडजस्टमेंट में नजर नहीं आ रही होती ना। नेगेटिव गुडविल 347, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। जी, लेकिन नोट डालते देना कि ये ज़रूरी नहीं दिल में भी, यानी कि ज़ुबानी भी, उर्दू में भी इस तरह होगा नोट डालेंगे। जल्दी करो। ओके, पढ़ें जी। पहली एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ऑफ एस। अच्छा, इसकी ना एक रेक्टिफाइंग एंट्री की थी हमने, इसको निकाल के ले गए थे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर में और क्रेडिट कर दिया था इन्वेस्टमेंट इन एस। तो ये तो बैलेंस शीट टाइप है ना। आगे चलें, पॉइंट 2 के लिए खोलें जी। ये 3 एंट्रीज थी ना, ये 3 एंट्रीज। चलें, ये देखें आप, वर्किंग 1 टाइप चीज है, बैलेंस शीट टाइप चीज है। वर्किंग 1 टाइप चीज है, बैलेंस शीट टाइप चीज है, बैलेंस शीट टाइप चीज है। खर्चे कम कर दो, खर्चे कम कर दो। ये जो खर्चे कम करने हैं, जरा एसेट का नाम आज बताएं, एसेट का नाम बताएं आज। बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ ऑफिस बिल्डिंग लिखा हुआ है? नहीं,
अगर ऑफिस बिल्डिंग लिखा होता तो हम लेके जाते एडमिन में, बिल्डिंग के साथ फैक्ट्री बिल्डिंग लिखा हुआ है, अगर फैक्ट्री बिल्डिंग लिखा होता तो डेफिनेशन लेके जाते कॉस्ट ऑफ, अभी बिल्डिंग के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो बेहतर है कि इसको एडमिन में ले जाएं। बोले डेप्रिसिएशन कम करूं या एडमिन एक्सपेंस कम करूं, एक ही बात है, एडमिन एक्सपेंस कम कर दें, -1.8 और वर्किंग का रेफरेंस याद से -1.8। अब अगर आपको P&L के सफे याद हो गए अच्छी तरीके से तो फिर ये खर्चे कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, खर्चे कम होने से प्रॉफिट, कोई भी एडजस्टमेंट करने लगे ना तो साथ ये पेज खोल के रख लिया करें, पहले खुद सोचा करें और फिर खुद सोचकर इस पेज से जरूर कंपेयर किया करें। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस आया था या लॉस आया था, रिवैल्यूएशन लॉस है। ये यार P&L का मुंह था, ये यहां लिखा हुआ और यहां लिखा हुआ है हिट वर्किंग, तो इंक्रीज एस प्रॉफिट बाय, तो बोले डिप्शन कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। जी बोले, इसको ऑलरेडी 11/12 हुआ हुआ इसके साथ जब डिप्शन निकाली थी। Okay, let's move next. Point 3, ये अब अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो खाली इन दोनों को देख लेते हैं, खुला खुला करके जरा कर लेते हैं। कौन से 570, PS को बेचे या SP को बेचे, गेन उल्टाने की मैंने आपको 2 एंट्रीज बताई थी, चाहे PS को बेचे या SP को बेचे। आज वैसे SP को बेच रहे हैं मेरे ख्याल से, PS को बेच रहे हैं, P अगर S को बेचे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो गेन रिवर्सल की एंट्री, अदर इनकम डेबिट PP और एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, मतलब यहां आके रिवाइज कर लिया करें। जी बताएं जी, 3.2 की एंट्री, अदर इनकम डेबिट PP 3.2 से, इधर मैंने बैलेंस शीट के एंगल से डिस्कशन की थी। अब नेगेटिव साइन का लफ्ज छोड़ें, नेगेटिव साइन नहीं देखना आपने, इधर उंगली रखें। एसेट क्या हो रहा है, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, जी कितने से 0.3। मुझे बताएं मैं अदर इनकम कम कर दूं, अदर इनकम कम कर दूं, वो सवाल कह रहा है गेन अदर इनकम में पढ़ा ही नहीं हुआ, सवाल कह रहा है गेन अदर इनकम में पढ़ा ही नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूं अदर इनकम कम कर दूं। ये तो मैंने आपको रटे वाला प्रोग्राम करवाया, जो आप लोगों को वो जो पेज दिखाया हुआ है, ये तो उस पेज से मैंने एंट्रीज करवाई हैं, ये वाली एंट्रीज करवाई हैं मैंने, ये तो मैंने कहा था इस पेज को अच्छे तरीके से घर जाके देखें, नहीं भी देखा हुआ कोई मसला नहीं, गेन रिवर्स करने का पता है आपको, अदर इनकम डेबिट। अब हाथ खड़ा करके कोई बंदा बताए कि क्या करूं, ये 2 एंट्रीज कंसोलिडेशन एंगल से हैं, हाथ खड़ा करके कोई बताए। कितने लोग कह रहे हैं अदर इनकम की बजाय सेल कम कर दें, गेन कहां बढ़ा हुआ है, देखें जरा, गेन पड़ा कहां होना चाहिए,
अदर इनकम में। गेन पड़ा किधर हुआ है? सेल में। अब अदर इनकम से कम करूं या सेल से कम करूं? मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये दोनों एंट्रीज मैंने कंसोलिडेशन के एंगल से की हैं। ऐसा करता हूं, इससे पहले एक और एंट्री कर लेता हूं जिसके साथ मैं एरो नहीं लगा रहा। वो मैं करता हूं कि सेल को डेबिट करके अदर इनकम को क्रेडिट कर लेता हूं ताकि ये एक रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाए। इसके साथ मैं लाइन नहीं लगा रहा, मैं उधर से नहीं ला रहा, ये एक रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। सेल को कम करके अदर इनकम को बढ़ा दो। इस तरह की एडजस्टमेंट पहले हमने कभी की है कि पहले रेक्टिफिकेशन की हो और फिर बाद में कंसोलिडेशन एंगल से किया हो? सुबह सुबह की है इस तरह की एडजस्टमेंट। देखें इधर, इन्वेस्टमेंट को हम -10 किया था यहां से और -10 करके यहां लाके शो किया था कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं शो की हुई, ये रेक्टिफिकेशन थी। और रेक्टिफिकेशन करने के बाद कंसोलिडेशन के एंगल से आपस के रिसीवेबल पेएबल नेट किए थे। तो चले मुझे सादा सी बातें बताएं, इतनी घुमाइयों फिराइयों में ना पड़ा करें। मुझे सादा सी बातें बताएं, ये जो सारी एडजस्टमेंट्स हैं ये रेक्टिफिकेशन की हैं या कंसोलिडेशन एंगल से हैं? ये जो सारी एडजस्टमेंट्स हैं ये किस एंगल से हैं? लेकिन अगर इन्हें एंट्रीज के करने से पहले कोई एरर तो उसको क्या कर लेना चाहिए? सही कर लेना चाहिए। अब मुझे बताएं कि ये दोनों एंट्रीज हमने आपको कल करवा दी हैं। जब ये दोनों एंट्रीज कल करवा दी हैं तो ये वहां से हो गई। अब बोलें गेन उसने कहां डाला हुआ था? सेल में। तो मैंने एक रेक्टिफाइंग एंट्री कर दी, सेल डेबिट। अब ये 1 2 3 4 5 6 फिगर्स नहीं जाएंगी, फिगर्स 3 ही जाएंगी क्योंकि P&L बनाते हुए, बल्कि 4 फिगर्स जाएंगी क्योंकि P&L वाली चीजें जानी है ना। P&L 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 P&L, तो जहां जहां P&L आ रहा है वो वाली एंट्रीज हम ले जाते हैं। कर लिया नोट? तो हाईलाइट कर लें एडिशनल एंट्री को। ये तो कल वाली है, बाकी होमवर्क में थी, ये वैसे होनी चाहिए थी। होमवर्क में थी डिस्पोजल की एंट्री? नहीं, डिस्पोजल जी जी। ये क्यों आ रही है आवाज? ओके नहीं, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा, याद भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ये ढूंढना पड़ेगा, रात को याद कराइएगा। चलें, डन? ओके, अब एंट्रीज करें। बोलें बोलें गेन अदर इनकम में चला गया, सॉरी गेन सेल में चला गया। सेल कम करके करें 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 कम, -3.2। अदर इनकम में जगह बना लेते हैं ना, मेरे पास तो अब जगह नहीं, खत्म हो गई है। सेल कम करके अदर इनकम बढ़ा दें, ये एंट्री। अच्छा एडमिन है ये। सेल कम करके अदर इनकम बढ़ा दें, ये एंट्री किस एंगल से हुई है? कंसोलिडेशन एंगल से या रेक्टिफिकेशन? अब दो काम करें जो हमने कल किए थे, वो क्या करने हैं? वो इस सफे पे आके अगर आपने तसल्ली से रिवाइज कर लिया हो, क्या करना है? रिड्यूस फ्रॉम अदर इनकम एंड रिड्यूस एक्सपेंस। चलें जी, बोलें। अदर इनकम कम कर दें और एक्सपेंसेस कम कर दें। करें जी, अदर इनकम कम, -3.2 -3.2, ये क्या हो गई? कम बोलें, अदर इनकम। डेप्रिसिएशन कम करना चैलेंज होता है क्योंकि एसेट का नाम देखना पड़ता है। डेप्रिसिएशन कम करना चैलेंज होता है, एसेट का नाम देखना पड़ता है। एसेट का नाम बोले अनलकीली क्या है? ओहो, मशीन लिख लें हमेशा, और उस फैक्ट्री में पड़ी होती है। मशीन की डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगे, हमेशा। मशीन हमेशा फैक्ट्री में पड़ी होती है। चलें जी, अब डेप्रिसिएशन तो कम करनी है, लेकिन अगला चैलेंज क्या है कि डेप्रिसिएशन कहां कम करनी है? कहां कम करें? कॉस्ट ऑफ सेल में। करें जी, -0.3।
ओके, अब मुझे आप ये बताएं कि इसकी एडजस्टमेंट मशहूर जमाना कर ले पहले। अच्छा हाँ, मुझे ये बताएं कि P&L में क्या क्या जाएगा। भाई P&L में वही दो चीजें जाएंगी जो मैंने कल बताई थी, अदर इनकम कम होगी और डेप्रिसिएशन कम होगी। लेकिन ये दो एक्स्ट्रा चीजें क्यों गई P&L में? रेक्टिफाई। और एक बात याद रखिएगा, डू नॉट हिट वर्किंग 5 बिकॉज किसने बेचा है? P ने। चलें, इसको तो पता है ना, ये सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में कम कर दें और इसको इंक्रीज कर दें कॉस्ट ऑफ सेल को 4 रुपए से, और इसको सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट कर दें। ट्रायंगुलर अप्रोच। बोले -80 माइनस +4। लेकिन एक और काम, पहले इसको तो पूरा करें। एक और काम ये देखें, ये सफा खोल लिया करें बस, कभी भी भूल रही हो चीजें, ये सफा खोल लिया करें। एडजस्टमेंट ढूंढने कौन सी वाली है? एडजस्टमेंट नंबर 5 है ये? नहीं। एडजस्टमेंट 1 है ये? नहीं। कौन सी? सेल ऑफ स्टॉक बाय S2P। तो रिड्यूस एस प्रॉफिट बाय 4। डन। बोले कॉस्ट होगी एडजस्टमेंट, ये पोस्ट अब देख रहे हैं। रिड्यूस एस प्रॉफिट बाय 4 S2P। एक बात हम कर देते हैं, है तो थोड़ी रिस्की सी, लेकिन करने में कोई हर्ज नहीं। वो बात यह है कि दो एहतियातों के साथ बात करने लगे हैं। अगर दो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले ली जाएं तो एसआरई अकाउंट में वही सारी चीजें होंगी, एस प्रॉफिट में भी वही जाती हैं। क्लोजिंग माइनस प्री को छोड़ें, ये नहीं जाना, वो क्योंकि हो रही है, वो ये बैलेंस शीट टाइप चीजें हैं, इसलिए क्लोजिंग माइनस प्री है। क्लोजिंग माइनस प्री पे हाथ रखे, इधर 1.8 जाता है, इधर भी 1.8 जाता है, इधर 4 जाता है, इधर भी। ये 100% वही वाली वर्क, एसआरई टाइप चीजें उधर चली जाती हैं। दो एहतियातें सुने, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डिविडेंड आ रहा होता है ना, डिविडेंड, तो डिविडेंड आरई टाइप चीज है, ये P&L टाइप चीज नहीं है। एक कई दफा डिविडेंड आता है ना, क्वेश्चन 12 आपने किया था एक दफा, बैलेंस शीट वाला डिविडेंड आता है, वो इधर नहीं जाता, वो आरई टाइप चीज है। एक ही एहतियात। और दूसरी एहतियात वो कल वाले सवाल में पता चलेगी, वो ये पता चलेगी कि अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को 3-4 साल पहले खरीदा हो तो इधर सारे सालों की एडजस्टमेंट्स आती हैं, 3-4 साल के डिडक्शन, और इधर सिर्फ फॉर द ईयर। चलें आज डाल लें ताकि कल की तैयारी शुरू हो जाए। इधर सिर्फ कौन सी एडजस्टमेंट जाया करेंगी? फॉर द ईयर। लेकिन मैं 3 दिन से जो आपको सवाल करवा रहा हूं, उस सारे सवालों में एक कॉमन बात है कि वो ड्यूरिंग द ईयर पेरेंट ने सब्सिडी को खरीदा होता है, 3-4 साल पहले खरीदे नहीं, वो कल सवाल करवाना है। उसमें फिर ज्यादा मजा आएगा, आसान बहुत होगा वो। उसमें बैलेंस शीट एज ऑन टाइप बनेगी 3-4 सालों की इकट्ठी डेटा करके, और P&L सिर्फ फॉर द ईयर। तो ये सेफ एंड पे हम खड़े होकर कह सकते हैं कि यही दोनों फिगर्स इधर जाती हैं। लेकिन इस तरह तो देखना है ना, इस तरह करना ही नहीं पेपर में। पेपर में तो वो सफा सामने खुला हो, ये वाला, और ये सफा भी नहीं खुला होगा। इसकी भी लॉजिक्स अगर याद होगी है तो मेरे ख्याल से मैंने आपको कई दफा कहा है कि अब इसको सफे को तैयार करने का क्या तरीका है कि छोटे भाई के रजिस्टर से सफा पढ़ें और इस सफे को यहां रख लें। अच्छा, सफे को यहां रख लें तो यहां उंगली रख के बार बार बोलें क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा। इतनी दफा बोलें क्या करूंगा कि वो क्या खुद ही हो जाया करे। हिट वर्किंग 5 फिर आपको कभी नहीं भूलेगी। और जिसको हिट वर्किंग 5 भूलती है उसके लिए हल कि एसआरई टाइप चीजें इधर जानी है, सीआरई टाइप चीजें इधर नहीं जानी। अच्छा, ये भाई एक कमाल चीज है, एडजस्टमेंट 13 आज। पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। कैलकुलेटर वर्किंग 6 देख के बताएं एस का डिविडेंड कितना है। एस का डिविडेंड पूरा सफा 1। उस सफे को फाड़ा था एक दिन हमने, उसमें से हमारा हिस्सा कितना है? 150 का 90% है, 150 का 60%, कितना? 9। पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड इफ रिकॉर्डेड बाय पी। ये इफ जालिमों ने क्यों नहीं डाला हुआ यहां पे? पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड
इफ रिकॉर्डेड बाय पी तो क्या करें, डिडक्ट फ्रॉम अदर इनकम, अदर इनकम में से इसको क्या कर दें, डिडक्ट कर दें। इफ रिकॉर्डेड बाय पी, अगर पी ने रिकॉर्ड किया हुआ है, इतना सा काफी है देखना। आप बताएं पी ने क्यों रिकॉर्ड किया हुआ है, पी ने क्यों रिकॉर्ड किया हुआ है। अब ये डिस्कशन किस एंगल से होने लगी है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, क्योंकि पेड है तो पी ने रिसीव करके अपना शेयर डाला होगा या पूरा डिविडेंड अदर इनकम में डाल लिया, तो निकालें। पेड किसने की है वैसे, रिसीव करके बताया करें ना, आप लोग बताते नहीं है, हद होती है। रिसीव करके अपना शेयर अदर इनकम में डाल लिया तो निकाल दें। अब मुझे बताएं वर्किंग नंबर 12, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। ऐसे टाइम इज वर्किंग की वैसे जरूरत नहीं थी। टोटल डिविडेंड कितने, 150, वर्किंग 6 में निकाला हुआ है आपने, इनटू इज इक्वल टू 90। भाई एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन इस तरह सोचा नहीं करना क्योंकि इस तरह टाइम लगेगा। एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं, आप लोग ये देखें, वो कहां गई है हमारी एंट्री जो डिविडेंड वाली 3 थी, कहां, ये देखें, पी ने अपनी अदर इनकम में डाला हुआ है, ऑलरेडी पास्ट, इसीलिए तो हम निकाल रहे हैं। लेकिन इस तरह सोचा नहीं करना, क्वेश्चन 12 की तरह आप लोगों ने इस तरह सोचा करना। अब इसकी ना बहुत रिवीजन होनी है तीनों एंगल से। बोले एस ने डिविडेंड बांटा, अगर एस ने रिकॉर्ड कर लिया है तो वर्किंग 6 में शो कर दें ताकि आरिज सही मिसिंग निकल आए, ताकि आरिज मिसिंग वाली सही निकल आए। दोबारा बार बार बोले, अगर एस ने डिविडेंड अपना रिकॉर्ड कर लिया तो वर्किंग 6 में शो करें ताकि सही वाली आरिज निकल आए, ये मकसद होता है। अच्छा, बैलेंस शीट के एंगल से उस तरह सोचना है जैसे क्वेश्चन 12 के एंगल से सोचा था, पेड है। पी एंड एल के एंगल से कैसे सोचना है, पी एंड एल के एंगल से ऐसे सोचना है, किसने बांटा, एस ने, तो किसको मिला, तो पी ने अपनी कहां डाल लिया, क्योंकि उसने पे की है तो उसने रिसीव कर लिया होगा, इसलिए उसने अदर इनकम, तो अदर इनकम से क्या करें, निकाल दें, कितना। अच्छा लॉजिक बताएं -90 की, मैंने एक दिन आपको बताई थी -90 की, क्योंकि पी एस की सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह माइनस खर्चे वगैरह, प्रॉफिट ही कंसोलिडेट करे तो प्रॉफिट भी कंसोलिडेट कर लिया और साथ आपने डिविडेंड भी कंसोलिडेट कर लिया, तो दोनों चीजें जमा होगी तो डबल हो जाएगा काम। तो बताएं हम क्या कंसोलिडेट कर रहे हैं, हम उसके सारे प्रॉफिट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं या हम उसके जो है वो डिविडेंड इनकम कंसोलिडेट कर रहे हैं। डिविडेंड इनकम वो डाल चुका था, हमने उसको निकाल के क्या डाल दिया,
डिविडेंड इनकम वो डाल चुका था, हमने उसको निकाल के क्या डाल दिया, उसकी सेल, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल, उसके खर्चे, यानी पूरा पैट, उसने पैट में से डिविडेंड बांटा था ना। लेकिन ये बात तो कोई जरूरी नहीं छोड़े, तो इंशाल्लाह बिल्कुल परेशान ना हो। ये जो पॉइंट 5 के साथ हमने 3 एरो बनाए हैं, तो ये आने वाले दिनों में बहुत डिटेल से रिवाइज होने हैं। किताब दें जरा। अच्छा वैसे ना ये अब लिखा हुआ है हमारी किताब में, ये आप हैंड रिटन पेज 5 निकालें। इस वक्त मेरे पास है नहीं, मेरे पास, मुझे कोई याद करा दे, कल मैं इसमें PDF में डाल कर आऊँगा। हैंड रिटन पेज 5 निकालें। पेज 5 निकल आया? सफ़े के दरमियान में उंगली रखें। पेज 5, हैंड रिटन पेज 5, एस डिविडेंड। सफ़े के दरमियान में उंगली रखें, तकरीबन दरमियान से थोड़ा ऊपर, एस डिविडेंड। आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, वर्किंग 6, वर्किंग इफ रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट देन शो इट। मिल गया? पी डिविडेंड नहीं, पीस डिविडेंड नहीं, सॉरी, सफ़े के टॉप पे जाएं, पीस डिविडेंड। पीस डिविडेंड अभी मैंने नहीं आपको पढ़ाया, वो आसान है बहुत। मैं किसका डिविडेंड बता रहा हूं, एस। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एंगल से लाइक क्वेश्चन 12, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एंगल से इफ रिकॉर्डेड बाय देन डिडक्ट फ्रॉम अदर इनकम, क्या, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। टोटल्स कर दें। जी बताएं टोटल्स। उसको कर लेंगे जी, बोलें। 6991 जीपी निकालने की मेरे पास जगह नहीं है, रहने दें जी। 446 826.9 इधर लिखें 826.9। पी को दे दें और एनसीआई को दे दें एट्रीब्यूटेबल टू जी 60 1 इंटू। उस दिन कौन सा सफा हमने मंगवाया था, किस कलर का, ग्रीन या ऑरेंज, डिसाइड कर लें। यार लड़ाई हो गई, जो मैंने फाड़ा था ग्रीन था, बस ठीक है। ग्रीन सफा और वाइट सफा और ऑरेंज सफा मंगवाएं, ग्रीन और वाइट भी मंगवा लें तो चलेगा। अच्छा जी 162.8 इंटू 40%, 65.1 जी पॉइंट। बुक दिखाइए। तो एडजस्टमेंट 13 काफी रिवाइज होगी, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड। ये लें,
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पी और एस। ओपनिंग पैट माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग। जी बोलें। बोलें, मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाया, बोलें। 7T, मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाया, बोलें बोलें। 72 कैसे बताया आप लोगों ने? मैं कोई कैंसलेशन नहीं करा, मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं। 90 का इज इक्वल टू 72। ये सारी मेरी क्या है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जरा तसल्ली से एक बात सुनिएगा। एस ने खुशखबरी सुनाई पीटीसीएल को और एनसीआई को। पीटीसीएल ने बाबा जी रहमत वगैरह को खुशखबरी सुनाई, भाई आपके लिए हम डिविडेंड भेज रहे हैं। ये हम पहली दफा डाल रहे हैं। लिखा होता था एस अनाउंस्ड, आज तक नहीं लिखा हुआ था पी अनाउंस्ड। तो ये किसका डिविडेंड है? पी का। एस जब डिविडेंड बांटेगा अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, तो पी पूरा नहीं रिकॉर्ड करेगा, पी उसमें से अपना हिस्सा रिकॉर्ड करेगा, पी उसमें से अपना। और जब पी डिविडेंड बांटेगा तो मतलब पी का ओनर एस ने तो नहीं पी के शेयर खरीदे हुए ना, तो एस ने तो नहीं पी के शेयर खरीदे हुए, तो पी तो डिविडेंड किसके लिए बांटेगा? अपने ओनर्स के लिए। किसके लिए बांटेगा? अपने ओनर्स के लिए। और एस डिविडेंड अपने ओनर्स के लिए। एस के डिविडेंड कौन है? तो एस का डिविडेंड दो एंगल से देखा करेंगे, एस का फुल डिविडेंड और पी शेयर ऑफ। बट अगर पीटीसीएल अनाउंसेस डिविडेंड टू बाबाजी रहमत एंड इवन सऊदी किंग, कई दफा सऊदी किंग को भी हम शेयर इश्यू कर देते थे। वी आर गिविंग नो, सऊदी किंग इज गॉन फ्रॉम आवर साइड, वो पीटीसीएल का ओनर है नया वाला, वो चला गया हमारी तरफ से, हमें क्या उससे, उसको डिविडेंड दे दें बस बाहर के मुल्क में। इस 30 का क्या किया करेंगे? इस 30 का क्या किया करेंगे? इस 30 को एस को नहीं दिया करेंगे। लेकिन बोले एस का डिविडेंड दो तरह का होता है, बोले कौन सा? फुल डिविडेंड, एस का फुल डिविडेंड, और उसमें पी का शेयर। लेकिन पी का क्या होता है? हमेशा फुल डिविडेंड। पी का हमेशा क्या होता है? उसमें कोई ऐसा लफ्ज हम पढ़ेंगे पूरे सिलेबस में, एस शेयर ऑफ पीज, कोई ऐसा लफ्ज नहीं पढ़ेंगे। तो पी का डिविडेंड कैसे निकलेगा? पी का शेयर कैपिटल इनटू परसेंट। और एस का डिविडेंड कैसे निकलेगा? आज एक बात लिख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है, बांटने वाला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शो करता है डिविडेंड, और जिसको मिल रहा हो वो अपनी अदर इनकम में शो करता है। बनाएं जी जरा, एक फ्रेश सफे पे ये बनाएं। आज हेडिंग दें ऊपर डिविडेंड, डिविडेंड्स, और हाईलाइट करें डिविडेंड्स। पहले उर्दू में एक लाइन लिखें, बांटने वाला, डिविडेंड बांटने वाला, बांटने वाला कोई भी होते, पी भी होते, एस भी होते, दोनों अनाउंस कर सकते हैं। बांटने वाला, बांटने का ब्रैकेट में अनाउंस। क्या मसला आ रहा है? वो टोटल्स नहीं सही हुए। ओहो, वो ऑनलाइन वालों ने तो इसी से आपा पा छड़ दे हो। आ जाओ इधर,
ये क्या है 447 की जगह हद होती है 431.2 और ये 781. शुक्र है, कोई फिगर नहीं डाली हुई हमने। शुक्र है, शुक्र है। ऑनलाइन वालों वैसे ही वो मैं इनको बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। 11/12 आप लोगों ने पता किसका किया? आपने 190 का कर दिया 11/12। नहीं चले फिर 0 का 11/12 कर दिया, तो वो तो 0 ही आ रहा था ना। चले खैर घर जाके ट्राई कर लीजिएगा, बट ट्रस्ट कर लें बाकियों पे। जी लिखें भाई, चेक कर लो। मैं भी कैलकुलेशन ये ठीक है, मैं भी कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। अच्छा अब लिखें जी, डिविडेंड बांटने वाला, बांटने के साथ ब्रैकेट में अनाउंस, डिविडेंड बांटने वाला अपनी स्टेटमेंट चेन इक्विटी में शो करता है। अकाउंटेंट करे ना करे वो अलग डिस्कशन है। डिविडेंड बांटने वाला अपनी स्टेटमेंट चेन, और लिख लो ना, डिविडेंड बांटने वाला अपनी स्टेटमेंट चेन इक्विटी में शो करता है, और जिसको मिले वो अपनी अदर इनकम में शो करता है। ओके पॉज करो। अच्छा जी आगे, और मिलने वाला अपनी अदर इनकम में शो करते हैं। अच्छा अब इसका नाम बताएं। एस फुल डिविडेंड, एस फुल डिविडेंड, इसका नाम बताएं। ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम नाम पहचानने के लिए। एस फुल पीस शेयर ऑफ, क्या ये हमेशा ही अकाउंटेंट रिकॉर्ड किया करेगा? नहीं 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 नहीं, हम तो आज वैसे ही शो कर रहे हैं आपको सारा कुछ। हम तो वैसे ही, पता नहीं अकाउंटेंट कभी रिकॉर्ड करेगा नहीं करेगा, हमें क्या। और ये क्या है? पी का फुल डिविडेंड, पी का फुल डिविडेंड। ओके अब आप हजरात मुझे इनकी ट्रीटमेंट बता दें। पी का डिविडेंड, ये तो आपके लिए एक नई चीज है। एस का डिविडेंड, अच्छा पी का डिविडेंड किस एंगल से? वर्किंग 6 के एंगल से। ये तो बिल्कुल आपके लिए नई चीज है। किस एंगल से? बैलेंस शीट के एंगल से। और बोलें किस एंगल से? हालांकि इस तरह का कोई सफा हमारी किताब में बना होगा, मैंने आपको दिखा भी दिया है, लेकिन चलें। वर्किंग 6 और एस का डिविडेंड भी 3 एंगल से, ठीक है। अब बोलें अगर पी ने रिकॉर्ड कर लिया है तो वर्किंग 6 में शो, ये वर्किंग 6 ही है ना बनी हुई। वर्किंग 6 में क्या कर दें ताकि मिसिंग आरिस सही निकल आए। अगर इफ अनाउंस्ड, if recorded then show, वर्किंग 6 में शो कर दें। वर्किंग 6 में कैंसिलेशंस कोई नहीं होती। if recorded then show। अच्छा बैलेंस शीट के एंगल से क्वेश्चन 12 नहीं, बैलेंस शीट के एंगल से क्वेश्चन 12 नहीं, ठीक है। इफ नॉट रिकॉर्डेड, इफ उस वही फिक्रा लिख लें जो मैंने उधर लिखवाया हुआ। कोई हैंड रिटन सफा खोले, उधर मैंने क्या लिखवाया हुआ है पी के डिविडेंड के साथ। बैलेंस शीट के एंगल से, हाँ। इफ नॉट रिकॉर्डेड, हाँ ठीक है। तो बोलें इफ रिकॉर्डेड डू,
ओ भाई इसमें कैंसिलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी मुझे तो लगता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे का है ही नहीं ना। इस अगर उसने रिकॉर्ड कर लिया तो वेल डन। पीटीसीएल तो बाबा रहमत को डिविडेंड देने दे, मुझे क्या। इफ रिकॉर्डेड डू नथिंग। लॉजिक बताए ना, ये 30 रुपए किसी का डिविडेंड है, वो चला गया भाई। हाँ ना करें आप। अगर पी ने रिकॉर्ड कर लिया तो कुछ करने की जरूरत, कोई आपस का रिसीवेबल पेबल क्यों नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि इधर कोई रिसीवेबल पड़ा ही नहीं। तो आपस का पीटीसीएल में, वो पीएनएल में तो वैसे भी रिसीवेबल नहीं पड़ा। तो बात समझाने के लिए, समझ आ गई बात। और इफ नॉट रिकॉर्डेड, बैलेंस शीट बना रहा हूं, बैलेंस शीट बना रहा हूं। इफ नॉट रिकॉर्डेड सीआरई डेबिट एंड पेबल क्रेडिट, जर्नल एंट्री कर दें, सीआरई डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट इफ नॉट रिकॉर्डेड। चलें जी, ये बताएं आप। ओ भाई पीएनएल के फेस पे तो कुछ आया ही नहीं पी का डिविडेंड। पीएनएल के फेस पे तो पी का डिविडेंड, पीएनएल के फेस पे किसका डिविडेंड आता है? एस का, जो किसने बांटा हो, एस ने, किसके लिए? और जो पी ने बांटा है, जो पी ने बांटा है व्हाइट पेज, उसमें से कितना एस को मिला? तो फिर अदर, ये तो सवाल ही नहीं, पीएनएल के एंगल से कोई डिस्कशन ही नहीं। तो रिलैक्स, डू नथिंग, रिलैक्स, नो डिस्कशन रिक्वायर्ड। इसकी डिस्कशन भी नहीं करनी चाहिए हमें क्लास में। और एस के डिविडेंड के बारे में क्या बातें, ये तो आप लोगों को पता ही है। वर्किंग इफ रिकॉर्डेड देन शो, बैलेंस शीट के एंगल से क्वेश्चन, और पीएनएल के एंगल से। इफ रिकॉर्डेड बाय पी, पी पी पी, इफ रिकॉर्डेड बाय पी देन थ्रो अवे, इफ रिकॉर्डेड बाय पी देन डिडक्ट पीस शेयर फ्रॉम। बातें तो वही हैं, लेकिन आपको एक दफा लिखवा भी दी। अच्छा जी, बोलें आप। डिविडेंड बांटने वाला अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में शो करता है, करे ना करे वो फिर बात की बात है। डिविडेंड बांटने वाला अपनी स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी में शो करता है, जिसको मिले वो अपना शेयर, अपना हिस्सा अदर इनकम में डाल लेता है। और अगर कौन बांटे डिविडेंड? पी। पी के डिविडेंड के बांटने की एंट्री क्या होगी? सीआरई डेबिट, आरई डेबिट और पेएबल क्रेडिट। वो एंट्री छोड़ें भी फिलहाल। अगर पी बांटे तो पी के बांटने से एस को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वर्किंग 6 है ये, वर्किंग 6 के एंगल से सोचें। अगर पी ने डिविडेंड शो कर दिया है तो आप शो कर दें, और अगर पी बेचारा डिविडेंड शो करना भूल गया, रिकॉर्ड करना भूल गया, तो रिकॉर्ड बैलेंस शीट में जाके सेट कर लेंगे उसको, बैलेंस शीट में सेट कर लेंगे, इधर ना करते। वर्किंग 6 में रेक्टिफिकेशन नहीं असल में करनी होती। तो अगर पी ने शो कर दिया तो मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए आप भी शो करें, अगर पी ने शो नहीं किया तो आप भी शो ना करें, यहां कोई गलतियां सही नहीं करनी होती। अब आए पी एंड एल के एंगल से, ये हो गया वर्किंग 6 के एंगल से। पी एंड एल के एंगल से क्या एस के पी एंड एल में कोई मसला है? वो बोले ना नहीं, तो बस पी एंड एल के एंगल से ये सोचना ही नहीं है। और आखिरी बात, डिविडेंड पी ने बांटा है, इसको तो कैंसिल कहीं करना ही नहीं। किसने बांटा? पी ने। किसने बांटा? पी ने। किसने बांटा? पी ने। तो अगर रिकॉर्ड कर दिए तो बस ठीक है, अगर अकाउंटेंट एंट्री भूल गया तो कर दें। सोचें जरा एंट्री क्या होगी अगर अकाउंटेंट एंट्री भूल गया तो कर दें, डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट, लेकिन वो होगा पेरेंट का शेयर कैपिटल और उसकी परसेंटेज लगा के।
और डिविडेंड को कहां शो कर दें? सीआरई में। सीआरई डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। एक दो एडजस्टमेंट्स हैं, बड़ी तसल्ली से और बड़े गौर से आपने समझनी है। एडजस्टमेंट्स हमारी पुरानी वाली हैं, लेकिन जिस एंगल से उसने टेस्ट की हैं वो एंगल हमने आपको बताना है कि वो 90 डिग्री का एंगल है या 360 डिग्री का एंगल है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 4 निकालें। पेज नंबर 623। ऑस्कर कौन है? पेरेंट। और यूनाइटेड कौन है? सब्सिडियरी। मैं जरा रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं। मैंने आपको दो एडजस्टमेंट्स करवानी है। ये वाली एडजस्टमेंट मैंने आपको करवा दी है। ऑन जगह में अक्टूबर यूएल सोल्ड अ मशीन टू ओएल फॉर 24 मिलियन, ये आज वाले सवाल में डलवा के करवा दी है। मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं। पॉइंट फोर, कोई बंदा मुझे इसकी एंट्री बता दे। करें एंट्री इसकी। अब सिर्फ ये अंग्रेजी की खूबसूरती है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। 90% बच्चे सही करेंगे। अच्छा, जो नहीं भी सही करके आएंगे ना, वो मैं लिख के दे सकता हूं, आधे से ज्यादा नंबर फिर भी ले लेंगे। बताएं ये कहां कितना शो करना है? क्या फिगर मस्त शो करेंगे वो जरा बता दें, सारे बता दें क्या फिगर मस्त शो करेंगे तो जिससे मार्क्स थोड़े से मिल जाएं। इन ट्रांजिट की फिगर कितने लोग शो करके आएंगे? ये तो फिगर से देख के पता चल रहा है। इन ट्रांजिट कहां शो करना होता है? कैश में, कैश एंड बैंक में इन ट्रांजिट। और क्या करना है? रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करना है। कितने रुपए से? 30 से कैंसिल कर देंगे तो इन ट्रांजिट 0 आ जाएगा। हा सोचें। एक्सेलेंट, बिल्कुल भाई ने सही बताया। पढ़ें। यूएल कौन है? सब्सिडरी सेटल्ड द आपस का बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 15 बाय इशूइंग चेक ऑफ 30। सेटल्ड, खत्म, बस कोई नहीं मैंने तुझे देना। सब्सिडरी सेटल्ड द बैलेंस। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस लाइन का मतलब है कि इसकी करंट लायबिलिटीज के अंदर जो है वो 0 आ रहा है। ये मतलब है इस लाइन का। However, check is not received by parent till year end, या it is received by parent after year end। एक ही मतलब है, पेरेंट को ईयर एंड के बाद मिला ये चेक, तो इसका मतलब है पेरेंट की किताबों में अभी तक स्टिल ये लिखें 30 और 0। फिर हम कोशिश करते हैं आपको दोबारा समझाने की। चलिए मैं अब आपको एक मिसाल देता हूं। आप क्लास में इंटर होने लगे तो उसने पूछा फीस, आप कहें आई हैव सेटल्ड ऑल द फीस। 10,000 रुपए मेरी रहेगी थी, आई हैव सेटल्ड। इफ यू हैव सेटल्ड एज पर यूर डायरी जो घर में है, पेएबल टू कॉलेज इज 0 बिकॉज यू आर सेइंग आई हैव सेटल्ड, नाउ पेएबल इज 0। आपने फौरन दोस्त को फोन किया, वो मैंने तुझे पैसे दिए थे कॉलेज वालों को देने के लिए, मैं बीमार था, मैंने उसने तुझे 10,000 दिया था।
उसने कहा यार वो मैं भूल गया, मैं दे दूंगा कॉलेज में। तो कॉलेज की बैलेंस शीट में तो वो रिसीवेबल था ना, कॉलेज की बैलेंस। यू आर सेइंग यू सेटल्ड, द अदर इज सेइंग आई हैव नॉट रिसीव। तो बताएं उससे क्या होगा? आपकी नजर में तो पेबल जीरो है, आपकी करंट लायबिलिटीज में क्यों नहीं नजर आ रहा? अल्हम्दुलिल्लाह आपने दे दिए, आपने जान छुड़ा ली। बट कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं? कॉलेज वाले कह रहे हैं आई हैव नॉट रिसीव्ड येट। पता नहीं तुमने किसके हाथ भेजा, कहां भेजा, मुझे क्या पता। अब जरा पढ़ें। नहीं, इन ट्रांजिट को फर्क करो। मुझे बताओ 0-30 की लॉजिक, मैं 0-30 की लॉजिक पूछ रहा हूं पहले, बताएं माय डियर। यूएल सेटल्ड द बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 15। यूएल ने बैलेंस सेटल करना क्या होता है? खत्म कर दिया बैलेंस, खत्म कर दिया बैलेंस बाय इशूइंग अ चेक। चेक किसने इशू किया है? आपको पता है इसने चेक इशू करके क्रेडिटर्स कम किए होंगे। चेक इशू करने वाला क्या करता है? चेक इशू करने वाले ने पेमेंट करनी होती है ना, तो इसने क्रेडिटर क्या कर दिए होंगे? कम। तो जब इसने क्रेडिटर कम कर दिए होंगे तो इसके क्रेडिटर खत्म, सेटल्ड, खत्म। कब करते करते खत्म हो गए इसके क्रेडिटर। इसकी किताबों में पेबल नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसने चेक इशू कर दिया। तो चेक इशू करने वाला एंट्री कर चुका है क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो क्रेडिटर तो डेबिट हो गया, नजर ही नहीं आ रहा किताबों में, डेबिट हो गया क्रेडिटर। लेकिन पेरेंट कह रहे हैं ये चेक मुझे कब मिला है? वो बताएं ना, ये चेक कब मिला है? अगले साल। तो फिर ईयर एंड पे उसकी किताबों में। तो इतनी लंबी बहस करके हम इस नतीजे पे पहुंचे, एक की किताबों में पेबल नजर आ रहा है और दूसरे की किताबों में कितना? 0 और 30। खत्म करें इसको खत्म करें। डेटर को क्रेडिट करें 30 से और क्रेडिटर को डेबिट करें 0 से। मतलब आदत पड़ी हुई है ना, आदत से मजबूर है, वो 0 डेबिट कर दिया मैंने। और बाकी कितना? 30। अब आपसे ज्यादा से ज्यादा ब्लंडर क्या हो सकता था? आप इधर भी 30 लिख देते। बहरहाल आपको समझ आ जानी थी कोई ब्लंडर हुआ है, लेकिन ये तीनों भी पोस्ट कराते तो इन दोनों के नंबर अल्लाह का शुक्र है मिल जाने थे, जो कि पासिंग मार्क्स के लिए काफी थे। ये मैं कह रहा हूं। तो इन एडजस्टमेंट से परेशान ना हुआ करें, कोई ऐसी बात नहीं। कैश इन ट्रांजिट आप लोगों ने शो करना था, वहीं से आपको इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स निकल आने थे इस एडजस्टमेंट के भी। डन। अच्छा, अगली बात, अब आपके सामने एक चीज 3 सवालों में आई है आपके सामने। 1 2 3। एक चीज आपके सामने 3 सवालों में आई है और आज होमवर्क करते हुए चौथे सवाल में भी सामने आ जाएगी। 3 सवालों में यह चीज आपके सामने आ चुकी है। ये अब आपको मैं जरा शो करना चाहता हूं। पता नहीं 3 सवालों में आई है, कितनों में आई है, बहरहाल ये मैं आपको शो करना चाहता हूं। 3 में आई है, 2 में आई है, अभी देख लेते हैं। वो ये चीज है कि यहां पर ये जो हमने सवाल किए हैं क्लास में, एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज लिखा होता है जो देखने में तो बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से हमें बहुत आसानी हो जाती है। उसकी वजह से बहुत आसानी हो जाती है। हाइलाइटर बोलता है, हम नहीं बोलेंगे, हाइलाइटर बोलता है। अच्छा जी, आज के क्लास वर्क से शुरू करते हैं। देखें जी, सही। होमवर्क कल वाला, और शायद आज वाला होमवर्क भी, क्वेश्चन 33 जो होगा, आज वाला होमवर्क भी।
जी बताएं भाई, जिसको पता चल गया वो हाथ खड़ा करके बता दे। 3 सवाल मैंने आपको वो दिखाए हैं, एक सवाल ये दिखाया है। चलिए इतना बता देता हूँ, 3 सवाल अलग हैं, ये एक सवाल अलग है। जी असल में ये एक मसला सिर्फ उन सवालों में आएगा जिसमें पेरेंट ने सब्सिडरी को कई साल पहले खरीदा है। नहीं, पेरेंट ने सब्सिडरी को हमारे साल के पहले दिन खरीदा है। नहीं, जब पेरेंट सब्सिडरी, जिसमें ब्रॉड डाउन जमा कुछ नहीं होता सवालों में, जब पेरेंट ने सब्सिडरी को मिड ऑफ ईयर में खरीदा है तो उनमें एक मसला आया करेगा सवालों में कि हमने P2S S2P में जो सोल्ड की फिगर है वो बड़े ध्यान से पढ़ा करनी है। उसमें कहीं ये ना लिखा हो कि PTCL और यूफोन शोहर और बीवी बनने से पहले भी एक दूसरे को चीजें बेचते रहते थे। ठीक है, कोई मसला नहीं, पेरेंट सब्सिडरी को चीजें बेचे, लेकिन उस वक्त वो पेरेंट सब्सिडरी नहीं थे। उस वक्त वो पेरेंट सब्सिडरी नहीं थे। अगर हमारे साल में 2 महीने पुराने ओनर थे और उस वक्त जब सऊदी किंग के होते हुए भी पीटीसीएल और सब्सिडरी एक दूसरे को चीजें बेचते रहते थे, तो वो पीटीसीएल और यूफोन एक दूसरे को चीजें बेच रहे होते थे या पेरेंट सब्सिडरी एक दूसरे को चीजें बेच रहे होते थे? वो उस वक्त पेरेंट सब्सिडरी थे ही नहीं, वो उस वक्त पीटीसीएल यूफोन थे। आप बताएं, जो सवाल हमारे हुआ करेंगे जिसमें पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा है इस दिन, पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा है, तो अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को इतना अरसा चीजें बेची हैं तो वो पेरेंट सब्सिडरी के तौर पे नहीं बेची। वो समझ आ रही है बात? वो पेरेंट सब्सिडरी के तौर पे नहीं बेची। ये 2 महीने तो पेरेंट सब्सिडरी थे ही नहीं। पेरेंट सब्सिडरी के तौर पे कब से चीजें बेच रहा है? अब अगर सवाल कह दे पेरेंट ने सब्सिडरी को पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में चीजें बेची हैं, तो हम पेपर में रिलैक्स हो जाया करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो फिगर आराम से उठाया करेंगे और यूज किया करेंगे। लेकिन खुदा ना खासा सवाल कह दे कि पेरेंट ने सब्सिडरी को इधर खरीदा है और ये लोग आपस में सेल परचेज बहुत पुरानी करते आ रहे हैं, तो फिर एक फिगर को छेड़ा करेंगे जिंदगी में, उस फिगर का नाम होगा सोल्ड। अनसोल्ड को नहीं, अनसोल्ड के प्रॉफिट को नहीं छेड़ेंगे, वो फिगर का क्या नाम होगा? सोल्ड। अब कल का होमवर्क, आज का होमवर्क और आज का क्लास वर्क, इन तीनों में देखें क्या लिखा हुआ है। कल का होमवर्क, आज का होमवर्क इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, इसलिए जो फिगर उठा लीजिएगा, कोई मसला नहीं। आज का होमवर्क बड़ा भयानक है, हमने जीपी परसेंटेज मिस की भी है, जीपी परसेंटेज मिसिंग है। कल इंशाल्लाह ये एडजस्टमेंट आपको करवा देंगे, आज टाइम मिला आज ही करवा देते हैं। ओके डन। अच्छा अब मुझे ये बताएं, इन पोस्ट एक्विजिशन, इधर क्या लिखा हुआ है भाई? प्लीज अटेंटिव ना माय डियर। इधर क्या लिखा हुआ है? इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। और कल के होमवर्क में भी क्या लिखा हुआ था? पेरेंट सब्सिडरी बनने के बाद आपस में चीजें खरीदना बेचना शुरू हुए। लेकिन इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? इस पूरे साल में आपस की चीजें इतनी बेची, इसलिए उसने P2S S2P नहीं लिखा, OL to UL UL to OL लिखा है। अब मुझे ये बताएं कि हमने सब्सिडरी को खरीदा कब है? यकम मई को, लेकिन उसे चीजें तो पूरा साल बेची हैं। मेरे ख्याल से आज एक काम करना पड़ेगा, आज एक काम करना पड़ेगा। पहले कौन से? OL to UL, OL to UL, सोल्ड 60 इंटू, ये फैक्टर कल के होमवर्क और आज के क्लास वर्क में मैंने क्यों नहीं लगाया? अभी मैंने सोल्ड के फिगर्स आपको दिखाए हैं, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पेरेंट ने सब्सिडरी को जब खरीदा था उसके बाद की सेल दे रहा है, और ये कौन सी दे रहा है? सोल्ड बोलें 40, अनसोल्ड, हाँ इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना। अनसोल्ड तो एज ऑन टाइप चीज होती है, वो फॉर द ये टाइप नहीं चीज होती, ये भी सुन ले आज। अनसोल्ड एज ऑन टाइप चीज होती है, वो फॉर द ये टाइप चीज नहीं होती। तो उसमें से बड़ा हुआ है 20। ऐसा नहीं होगा कि यहां 19 आ रहा और यहां 20, उस तरह का सवाल तो बनेगा ही नहीं, वो फिर अजीब सा सवाल हो जाएगा। और अनसोल्ड का प्रॉफिट 20 डिवाइडेड बाय जी 4, और अगला खुद ही कर लें, UL to OL।
लिखें एक्विजिशन यकम मई को हुई है और ये लोग उससे पहले भी आपस की सेल कर रहे थे। एक्विजिशन यकम मई को हुई है और ये उससे पहले भी आपस की सेल कर रहे थे। इसलिए सोल्ड की फिगर को 8/12 किया है, इसलिए सोल्ड की फिगर को 8/12 किया है ताकि ये पोस्ट एक्यूजिशन बन जाए, ताकि ये पोस्ट एक्यूजिशन बन जाए। आज के क्लास वर्क और होमवर्क का क्वेश्चन नंबर बताएं। बस आज के क्लास वर्क का क्लास नंबर बताएं। क्वेश्चन 32 और 33 में लिखें, यही लिखें ना, यही लिखें। क्वेश्चन 32 और 33 में ऑलरेडी बोले ना, ऑलरेडी पोस्ट एक्विजिशन फिगर्स थी, ऑलरेडी पोस्ट एक्विजिशन फिगर्स थी। अच्छा, ये आगे नोट कर लिया आप लोगों ने? यूएल टू ओएल कितने? सोल्ड 30 इंटू, ये 30 कितने अरसे की सेल है? पूरे साल की। मैंने इसे पोस्ट एक्विजिशन बनाना है क्योंकि उससे पहले ये पेरेंट सब्सिडरी नहीं थे, तो सेल को कैंसिल करने की जरूरत भी नहीं है। सेल कितनी कैंसिल होनी चाहिए, कितनी तकरीबन कैंसिल होनी चाहिए? पोस्ट एक्विजिशन इंटू 8/12। आगे तो आगे तो उसी तरह अनसोल्ड, वो उठा लिया करें। अनसोल्ड का प्रॉफिट कितना? अच्छा जी, एक सवाल लिखें। पेरेंट सोल्ड गुड्स टू सब्सिडरी for ₹100 for ₹130, which he has bought, which it has bought for ₹100. Subsidiary has still 20% lying in stock. सब्सिडरी के पास अभी भी 20% स्टॉक में पड़ी हुई है। सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट। अच्छा, पहले इधर देखें, इलस्ट्रेशन 1 और 2 की तरह। पेरेंट सोल्ड गुड्स टू सब्सिडरी फॉर 130। अब बच्चे ये गलती करते हैं ना, यहां 130 लिखना भूल जाते हैं। समझ आ गया? पढ़ लें दोबारा पहली लाइन। पेरेंट सोल्ड गुड्स टू सब्सिडरी फॉर 130
विच इट हैज बॉट फॉर, जो इसने अपने लिए कितने की खरीदी थी, 100 की. Subsidiary has still 20% lying in stock. कितनी, 26. अच्छा, इस डेटे से भी उठाना सीखें. इसे कहते हैं सोल्ड, इसे कहते हैं अनसोल्ड. इस डेटे से भी उठाना सीखें चीजें. चले नोट करें. ये रफ वर्किंग है या जो मर्जी समझ लें. सोल्ड बोलें, अनसोल्ड, आप बताएं क्या करें. अनसोल्ड नहीं, एज्यूम क्यों करें, एज्यूम क्यों करें, कैलकुलेट करें, एज्यूम क्यों करनी है. हाँ वो ठीक है, फिर पूरी बात. ओके, मतलब मैं क्या था वैसे ही एज्यूम कर लेंगे 20, 30, 27. अच्छा, अब एक बात इसमें याद रखिएगा माय डियर, इसकी किताबों में ना प्रॉफिट निकालिएगा. प्रॉफिट हमेशा किसी किताबों में निकलता है जिसने आपस की सेल की हो. तो कुछ बच्चे ये भी कहते हैं दोनों का डाटा सामने खोल लेते हैं, फिर परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, पता नहीं किससे, दोनों में से परसेंटेज किससे निकाल. परसेंटेज तो सेलर निकालता है ना, आपस की सेल किसने की है, तो उसकी किताबों से परसेंटेज निकालें. आप ऐसा करें, एक रफ वर्किंग करें यहां पे. अगर आपने 30 को 100 से डिवाइड करना है तो माय डियर ये आ जाएगा मार्क अप. मार्क अप, क्योंकि आपने प्रॉफिट को कॉस्ट से डिवाइड किया. प्रॉफिट को किससे डिवाइड किया, कॉस्ट से. तो ये निकलेगा मार्क अप. और अगर आप प्रॉफिट कितने हैं 30, और अगर आप 30 को डिवाइड करेंगे 1, तो ये क्या आ जाएगा, मार्जिन. चलिए मार्जिन निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं, मार्जिन निकालें. मार्जिन 30 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, सारी बात है. अजीब सी परसेंटेज जो आ रही है 23.08, चलें 23.08%. बस निकल आई. आप पकड़ें 26 को. अब फॉर्मूला बता दें क्या बनेगा. फॉर्मूला बता दें क्या बनेगा. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल. सो 123 पॉइंट, और इधर 76.92. आप बोलें 26 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 23.08. हाँ जी 6. 130, और इधर कितना है, जी डायरेक्ट क्या करना है, 26. ठीक है, बहरहाल निकालें, टेस्ट करते रहिएगा, फिर रिजल्ट देख लेंगे. हाँ हाँ हाँ, निकले, बस हम भी खत्म करेंगे. किलों को समझ आ गया, जरा हाथ खड़ा कर दें. प्रॉफिट किसकी बुक्स में निकालना है, लेकिन प्रॉफिट सेलर की बुक्स में, प्रॉफिट परसेंटेज सेलर की बुक्स में निकालेंगे. बाकी आपकी मर्जी है, मार्कअप निकालें, मार्जिन निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन प्रॉफिट सेलर की बुक्स में निकाला करेंगे. सारे उसको सेंड करो.
ओके, निकालें होमवर्क वाला सवाल और इसका मुझे शो कर दें बस, फिर जाएं। ये वाली वर्किंग, जिन्होंने बैग बंद कर दिया नो प्रॉब्लम। कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 33। हिलूजन कौन है? पेरेंट। इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हिलूजन सोल्ड गुड्स टू स्केप्टिक एट 12 डन माय डियर। देखें सारे दोबारा इधर। इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, देखें, इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हिलूजन सोल्ड गुड्स टू स्केप्टिक एट 12 डन। 12 मिलियन की चीजें बेच दी। एट 12 या फॉर 12 लिख दें। एट और फॉर एक ही मतलब हुआ करेगा, लिखें एट और फॉर। अच्छा आगे, These had cost Hiluian 9। आगे भी शक ना पड़े, आगे भी शक ना पड़े, परसेंटेज निकाल लेते हैं। अगर मार्कअप निकालना है तो 3 को डिवाइड कर दें, 3 को डिवाइड कर दें 9 से। अगर मार्जिन निकालना है तो 3 को डिवाइड कर दें 12 से। बताएं क्या निकालना है? जो मर्जी निकालेगा। बच्चे मेरे से लड़ते हैं कि नहीं दोनों में जवाब डिफरेंट है, हो ही नहीं सकता। फाइनल जवाब सेम आया करेगा इंशाल्लाह आपका। मार्कअप निकालें, इस सवाल में मार्कअप निकालें, मेरी मर्जी। परसेंटेज मिसाल के तौर पे मार्कअप निकालते हैं। मार्कअप 3 प्रॉफिट है। 3 तो मैं कैलकुलेटर पे नहीं निकाल रहा, आपको पता ही है 3 कहां से आया। 12 - 9, 3 डिवाइड बाय 9 इनटू इज इक्वल टू 33.3333%। ये क्या आ गया? डन। आगे चलें। During the year, Skeptic had sold 10 million of these. Skeptic had sold 10 of these to. Skeptic had sold 10 of these. Skeptic had sold 10 of, याद रखिएगा स्केप्टिक की जो कॉस्ट थी वो अगले की सेल प्राइस ही थी, उसकी कोई टेंशन नहीं। स्केप्टिक की कॉस्ट बस 10, क्योंकि स्केप्टिक को जो बिल आएगा वो तो 12 मिलियन का आया होगा ना। तो ड्यूरिंग द ईयर स्केप्टिक हैड सोल्ड 10 ऑफ दीज। ये ब्रैकेट में कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूजिंग नहीं है। एट कॉस्ट टू स्केप्टिक, स्केप्टिक की कॉस्ट ही 12 है। 12 वाली में से 10 की उसने बेच दी, तो फिर पड़ी अनसोल्ड कितनी आ गई? 2। अब मुझे कोई बंदा बताए सोल्ड कितना है? 12। और अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक 2। ओ भाई ये तो इसने आउटसाइड वर्ल्ड को बेची हैं। ये 15 तो बिल्कुल परेशान करने के लिए दिया था उसने। ये 15 तो इसने बाहर की दुनिया में किसी को बेची हैं। आपको याद है मैं कहता था यूफोन ने, पीटीसीएल ने बिस्किट खरीदा, यूफोन को बेचा और फिर यूफोन ने आगे सलासिफ को बेच दिया। ये 15 तो बाहर की सेल है। और मजे की बात सुने, इस 15 और 9 को पेपर में कुछ नहीं करना होता। इस 15 और 9 को पेपर में कुछ नहीं करना। हाँ 9 को वो करना पड़ना था, वो मार्जिन मार्कअप मिसिंग है, वो इस वजह से नहीं मैंने 9 को किया। 9 तो मिसिंग फिगर के लिए यूज हुआ है। इस 15 को बिल्कुल पेपर में इग्नोर कीजिएगा। और जो जालिम बच्चा इस 15 को देखकर ये कहे कि चलो ये 10 आ गया, 10 को 15 से डिवाइड करके मार्जिन एस का निकालता हूं। जालिम, एस तो आपस की सेल कर ही नहीं रहा, तो एस की किताबों में मार्जिन क्यों निकालना है? मार्जिन मार्कअप किसकी किताबों में निकालना है? जो आपस की सेल कर रहे हैं या जो आउटसाइड वर्ल्ड में सेल कर रहे हैं? एस तो आउटसाइड वर्ल्ड की सेल कर रहा है, उसकी किताबों में क्यों मार्जिन मार्कअप निकालना है? तो अभी घर जाके ट्राई करें आप कि इसको सोल्ड लें, इसको अनसोल्ड लें और इसको मार्कअप लें, फिर कल आके रिवाइज करेंगे। वैसे कितने लोगों को ये समझ आ गई है बात ये वाली? ओके जाएं।